वेलकम टू आर्क एजुकेशन अगेन। ये सेकेंड लेक्चर है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा अब तक उसे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को डेप्थ में समझना है तो मेरे एक एक लेक्चर को सीरीज बाय सीरीज देखिए। अगर आप सडन देखेंगे तो दिस इज सो ऑब्वियस कि आपको प्रॉब्लम होना तय है। बाय द वे आते हैं, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, इट इज नॉट अ क्लासिकल मैकेनिक्स या वो क्लासिकल फिजिक्स के चीज़ों पे काम करता नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ को छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरी चीज़ को भी कमज़ोर कर देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि लगातार वीडियोस देखते चले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपने इसके पहले पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है और कैसे कैसे हम इस मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके साथ मैंने आपको बता रखा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कब आया था, क्या हुआ था और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों जरूरी है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ना, डिफरेंस क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स से और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से, ये भी आपने पढ़ा। इसके साथ आपने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद आपने पढ़ा अर्थ एक इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ग्राउंड और अर्थ में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैलीलियन न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि थोड़ा अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। इसमें नो डाउट इस आपका जो गैलीलियन न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब आप गैलीलियन मैकेनिक्स या गैलीलियन न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्म या इसको कभी कभी आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन भी करके देखेंगे, इसमें कुछ ये कह रहा है कि पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई ऑब्जर्वर कहीं पे यहाँ ये है आपका ऑब्जर्वर, ये पहला वाला इक्वेशन है। तो पहले मान लेते हैं ये आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका जो ऑब्जर्वर है वो किस में है, रेस्ट में है। इसका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है। तो अब वो किसी चीज को बता रहे हैं, मान लेते हैं जिस इसका डिस्टेंस x हो, जिसपे वो बता रहा हो कि इसका पोजीशन x है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई फिजिकल इवेंट हो रही है जिसका पोजीशन ये है आपका, इसको उसने बोल दिया फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये किस पे है, x पोजीशन पे है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना होगा जिसमें ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर किस में है, मोशन में है, कि ऑब्जर्वर किस में है, मोशन में है। और अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हम जो भी पोजीशन बताएंगे वो पोजीशन समय के साथ चेंज होगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बोलता हूं कि 10 मीटर, तो वो 10 मीटर बना नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर मोशन में है। तो वो 10 मीटर को 9 मीटर कर देगा, फिर 8 मीटर कर देगा, फिर 7 मीटर कर देगा, मतलब समय के साथ वो चेंज होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू होगी, अगर मान लेते हैं दोनों का टाइम दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुए, दोनों का पहले इनिशियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही था, ऑब्जर्वर एक ही जगह से दोनों ऑब्जर्वर स्टार्ट हुए, जिसमें से एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही है और दूसरा ऑब्जर्वर किस में है, मोशन में आ गया है। अगर ऐसा कंडीशन होता भी है तो टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, ये ऑब्जर्वर जो है वो कहीं पे होगा, कितना दूर होगा, वीटी वो चल चुका होगा, कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी उसकी अगर v है और t टाइम अब तक बीत चुका है तो क्या हो गया, vt उसने ट्रेवल कर लिया है। तो टोटल डिस्टेंस इस इवेंट का क्या था, इस इवेंट का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, x था। अब इस x में अगर हम vt घटा देंगे तो हम सेकेंड वाले ऑब्जर्वर के लिए साफ बता देंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना। इसी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के ट्रांसफॉर्मेशन को बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना। इसी को बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैं फिर से आपको बता दूं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट इनिशियली एक ही पॉइंट से हुआ था, लेकिन जो पहला वाला ऑब्जर्वर है वो रेस्ट कर रहा है, वो चिल कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई फिजिकल इवेंट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस पे कोई फिजिकल इवेंट हुआ है, अब पहला वाला तो बोलेगा उसका पोजीशन x है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एक दो लड़के हैं, एक आपका चौराहे, दो लड़के चौराहे पे खड़े हैं, ठीक है ना। कुछ दूर आगे जा करके एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो, पर अगर मान लेते हैं कोई भी सिंपल एक्सीडेंट होता है, जनरल एक्सीडेंट ही होता है। अब उसमें क्या हुआ कि
पहला वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो x पोजीशन पे है, वहां से उसकी जगह से 10 मीटर की दूरी पे है। दूसरा वाला ऑब्जर्वर भी उस समय देखा कि 10 ही मीटर की दूरी पे है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाला पहले से पूछा कि कितने डिस्टेंस पे है, तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे से x डिस्टेंस पे ये दुर्घटना घटी है। लेकिन दूसरे वाले ऑब्जर्वर से पूछेगा तो वो x नहीं बोल सकता है। अगर वो x बोलेगा तो फिर उस पोजीशन से जहां पे वो ऑब्जर्वर उस समय है जिस समय पुलिस ने पूछा है, वहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा, यानी वो गलत हो गया। तो वो कैसे बताएगा अपने आप को, वो बताएगा कि x डिस्टेंस पे था और मैंने vt चल लिया, यानी कि vt कम हो गया उसी डायरेक्शन में। अगर उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो क्या हो गया, x माइनस vt हो गया। और बाकी दोनों डायरेक्शन से देखें, क्योंकि डायरेक्शन तो 3 होते हैं ना, x y और z, आप सबको पता है, ठीक है ना। 3 एक्सिस हो गए, x y और z, और एक टाइम तो हो गया अलग। तो मान लेते हैं पहले वाले x, अगर हम x की बात करेंगे, एक्सिस में x y और z की जगह पे उसका जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में अगर हम पता करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस vt। लेकिन बाकी डायरेक्शन यानी कि y और z में तो वो दौड़ा ही नहीं है, उसने पोजीशन चेंज ही नहीं किया है। और y और z में जो पोजीशन ऑब्जर्वर फर्स्ट का है वही पोजीशन ऑब्जर्वर सेकंड का भी है, ठीक है ना। यानी y और z वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, x बराबर x डैश बराबर आप लिखेंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, उसकी वैल्यू हो जाएगी पोजीशन ऑफ x माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2 या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ 2 और इनटू t। तो ये हो गया x माइनस वी टी। काफी आसान है। y डैश बराबर क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू y। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में तो उसने मोशन ही नहीं किया है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, x में। अगर y में किया होता तो y माइनस वी टी हो जाता, और x और z दोनों क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। और अगर x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो x माइनस वी टी हो गया। अगर z डायरेक्शन में मोशन करता तो z माइनस वी टी होता। ये तो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में भी अगर वो मोशन कर रहा होता। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि r डायरेक्शन में मोशन करे जिसमें कुछ x हो, कुछ y हो, कुछ z हो, तब वहां पर x के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, y के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है और z के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। तो उस केस में आप लिखेंगे x माइनस वी एक्स इंटू टी, y माइनस वी वाई इंटू टी एंड z माइनस वी जेड इंटू टी। या क्या बता रहा है यहाँ पे कि x माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है ना, इनटू टाइम। इसी तरह से y का होगा, इसी तरह से z का होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां जो कंडीशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, वो ये सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में ही मोशन की बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मान लेते हैं अगर x पे मोशन हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, यानी सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और आपको मैंने बता रखा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो दोनों होते हैं जो रेस्ट में भी हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। यानी कि न्यूटन के सारे लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो दोनों होंगे या रेस्ट में होंगे या यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस दोनों तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ अंतर इतना है कि अगर आप रेस्ट वाले को बोलेंगे तो x, y और z आपने बोल दिया, और मोशन वाले यूनिफॉर्म मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो आपने, अगर मान लीजिए उसका मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है तो x डैश माइनस x माइनस वाई टी वी टी, वाई डैश बराबर y और z डैश बराबर z, और t डैश यानी टाइम जो होगा वो भी तो सेम होगा, टाइम तो सेम होगा। कोई इवेंट 5 मिनट पहले फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए हुआ है तो वही इवेंट दूसरे वाले ऑब्जर्वर के लिए 5 ही मिनट तो पहले हुआ, तो जो टाइम है वो भी सेम होगा। जो x और y और z के पोजीशन है जिसमें y और z का पोजीशन नहीं बदलेगा, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये काफी आसान है, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, हम लोग उसके आगे देखते हैं ईथर हाइपोथेसिस। ये देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा इसके पहले, ईथर हाइपोथेसिस से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। वो क्या है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हम लोग ईथर हाइपोथेसिस जैसी चीजों के बारे में बात करने लगे। देखिए, बात ये है, एक समय ऐसा था जब हम ये मानते थे
कि लाइट जो है उसका न्यूटन ने एक थ्योरी दे रखा था, न्यूटन्स का करपस्कल्स थ्योरी, ठीक है ना। जो न्यूटन की करपस्कल्स थ्योरी थी उसके हिसाब से जो लाइट होते हैं वो एक चमकदार पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब अगर पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है उनको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं भाई, पार्टिकल तो कैसे भी मोशन कर सकते हैं, मीडियम हो या मीडियम ना हो, दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल तो मोशन कर सकते हैं। तो न्यूटन की जब तक करपस्कल्स थ्योरी वैलिड थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी न्यूटन का जब तक करपस्कल्स थ्योरी वैलिड था तब तक इस बात से किसी को दिक्कत नहीं था कि वैक्यूम से लाइट आ रहा है, सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है और फिर भी लाइट आ रहा है, इस बात से किसी को तकलीफ नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि पार्टिकल मीडियम में भी मोशन कर सकता है और बिना मीडियम के भी मोशन कर सकता है। लेकिन जब बात हो गई वेव की, उसके बाद एक हेजिन प्रिंसिपल आया, आप शायद क्लास 11 में पढ़े, 12th में पढ़े होंगे। तो वेव ऑप्टिक्स एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। क्या आ गया? वेव ऑप्टिक्स जो है आपका एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब ये वेव ऑप्टिक्स ने क्या कर दिया, इसने दो नए चीजों को लेके आया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इसने दो नए फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस और एक को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और भी कई सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया, लेकिन मेन ये दो फिनोमेना थे जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अब ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के ऑब्जर्वेशन की वजह से ये बात क्लियर हो गया कि लाइट एक वेव है, क्योंकि एक पार्टिकल कभी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं शो कर सकता है, ठीक है। एक पार्टिकल कभी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं कर सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि लाइट एक वेव है। अब समस्या ये कि अगर आप मानते हैं कि लाइट एक वेव है, अगर आप मानते हैं कि लाइट एक वेव है, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वेव अगर है तो वो किस मीडियम से आ रहा है। अब क्वेश्चन था ये फिजिसिस्ट के सामने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही था कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि भाई लाइट आपने बोल तो दिया वेव है, बट वेव हैज अ नेचर दैट इट ओनली कैन पास थ्रू अ मीडियम, यानी वो सिर्फ एक मीडियम। देखो वेव का मतलब क्या है, अगर तुमसे कोई सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करे तो आप कह सकते हैं वेव इज द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि अगर आपने किसी भी जगह किसी चीज को डिस्टर्ब किया, जैसे मान लीजिए एक लाइन से साइकिल खड़ी है, अब आपने क्या किया, एक साइकिल को गिरा दिया, तो होगा क्या, लगातार साइकिल्स क्या होंगी, गिरती चली जाएंगी, ठीक है। तो कोई साइकिल जा जाके नहीं ना गिरा रहा है, लेकिन कुछ तो जा रहा है, कुछ प्रोपगेट कर रहा है। वो क्या प्रोपगेट कर रहा है, वो प्रोपगेट कर रहा है डिस्टर्बेंस। वो क्या प्रोपगेट कर रहा है, डिस्टर्बेंस। और यही डिस्टर्बेंस के प्रोपगेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। एग्जैक्टली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वेव तो तभी पॉसिबल है ना जब लगातार लाइन से साइकिल खड़ी हो। अब आपसे कोई कहे कि एक साइकिल बहुत दूर पे खड़ी है, दूसरी बहुत दूर पे पड़ी है, बीच में स्पेस है, लेकिन फिर भी एक को गिराएंगे दूसरा गिर जाएगा, क्या ये सही है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बीच में मीडियम है। तो यानी सन से जो लाइट आ रही है, लाइट अगर वेव है तो वो कुछ डिस्टर्ब करते हुए आ रही है, तो वो किस चीज को डिस्टर्ब करते हुए आ रही है, किस मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए आ रही है? इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं था। तो साइंटिस्टों ने एक सुझाव दिया कि देयर इज अ मीडियम। उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मीडियम है, ठीक है ना। मीडियम जो है, एक सेकेंड, मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, समझे आप। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा मीडियम है भाई, तो उन्होंने बोला कि ईथर। उन्होंने एक नाम दे दिया, ईथर। ईथर एक केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ईथर एक नाम दे दिया कि ईथर एक मीडियम होता है और वही है पूरे स्पेस में। अब जरा देखते हैं वो उनका जो सो कॉल्ड ईथर था, जो सो कॉल्ड मीडियम था, वो क्या था, चलिए देखते हैं। अब बोला गया कि ईथर हाइपोथेसिस के हिसाब से ईथर आल्सो कॉल्ड एथर, आल्सो कॉल्ड लिमिनिफेरस एथर, इसको बोला गया, तीन वर्ड बोला गया, इज अ थ्योरेटिकल यूनिवर्सल सब्सटेंस बिलीव्ड ड्यूरिंग द 19th century to act as a medium of transmission of electromagnetic wave, basically light is an electromagnetic wave। light क्या है, एक electromagnetic wave है। light and x-ray much as the sound wave are transmitted by elastic media such as an air, क्योंकि sound तभी travel हो सकती है जब there is a medium, ठीक है ना। जब मीडियम होगा तभी पॉसिबल है कि साउंड क्या हो सके, ट्रेवल कर सके। तो ऑब्वियसली बात है लाइट के लिए भी एक मीडियम के बारे में बात की गई। अगर लाइट एक वेव है तो ऑब्वियसली बात है उसका भी एक मीडियम हो गया, और अगर वो मीडियम हो गया तो वो मीडियम कौन सा मीडियम है, तो उसको साइंटिस्टों ने बोल दिया झूठ मूठ का कि ईथर होता है। अब उनको वही बताएंगे ईथर होता है, तो उनको ये भी तो बताना पड़ेगा ईथर कैसा होता है। तो उन्होंने बोला कि ईथर जो होता है, अब देखना उसके बारे में कहानियां देखना कैसे कैसा बनाया गया।
बोला गया द ईथर वॉज एज्यूम टू बी वेटलेस, मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसमें वेट ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, फ्रिक्शन लेस है, अनडिटेक्टेबल है, मतलब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं केमिकली, इसको केमिकली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, फिजिकली और केमिकली दोनों पर्पज से, मतलब हम इस चीज को किसी भी तरीके से हम उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड लिटरली परमिएटिंग ऑल मैटर एंड स्पेस, यानी हर मैटर और स्पेस के थ्रू होके जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पहली चीज तो ईथर जैसे चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, कहा गया कि ईथर एक मीडियम होता है। उसके बाद ये कहा गया कि ईथर मीडियम तो होता ही होता है, साथ में इसकी प्रॉपर्टी ये सब होती है कि वो वेटलेस है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो फ्रिक्शनलेस है, वो अनडिटेक्टेबल है। भैया अनडिटेक्टेबल हो गया तो वो है ही क्या चीज जो अनडिटेक्टेबल है? ऐसा है, फिजिक्स में ऐसी दो चीजें और भी हैं जो अनडिटेक्टेबल हैं, और वो तब तक अनडिटेक्टेबल है जब तक हमको एक नया फिजिक्स का लॉ नहीं मिल जाता है, ठीक है ना? और वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भी एक अनडिटेक्टेबल चीजें हैं जिसको डिटेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं आज के साइंटिस्ट, तो बोल दिया कि देयर इज अ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। एग्जैक्टली उस समय इस तरह की बातों को बोल दिया कि देयर इज अ ईथर, ठीक है ना? तो समझ गया आपने ईथर क्यों आया, ईथर मीडियम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसका सिर्फ एक कारण था कि साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आखिर लाइट अगर वेव है तो वो कैसे वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि देयर इज अ मीडियम एंड इट इज कॉल्ड ईथर। अब अगली बात ये कि अगर ईथर है तो इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो इसके पहले कुछ बातों को मैं आपको और बता देता हूं। जो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, ये बेसिकली है क्या? इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन ये बनता है किसी भी वेव का। अगर कोई वेव है, दो चीजें पॉसिबल है। पहले हम समझते हैं कि किस तरह से सुपरपोजिशन होता है दो वेव का, और वेव आपस में जुड़ती हैं और घटती कैसे हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि ये एक वेव है, ठीक है ना, और इसी सेम फेज में एक दूसरा वेव है जिसका फेज सेम है। देखो फेज सेम कहने का मतलब हो गया एक साथ वो उठ रहे हैं और एक साथ वो फॉल कर रहे हैं, मतलब उनका दोनों का फेज सेम है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। देखो इसकी हाइट और इस पहले वाले की हाइट, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए और इसको मान लेते हैं कैपिटल ए, तो दोनों का हाइट अलग अलग हो गया। तो जो रियल एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ए प्लस ए। क्यों? क्योंकि जब दो वेव एक ही फेज में होंगे तो क्या होगा? अगर एक ही फेज में होंगे तो वो आपस में हट जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जब एक फेज में नहीं होंगे तब क्या होगा? मान लेते हैं कि अगर वो एक फेज में नहीं है, कोई इस फेज में है, कोई इस फेज में है, तो आप देख रहे हैं फेज बदल गया। अब इस केस में क्या होगा? इस किसी भी इंस्टेंट पे इसका और इसका सम, हर पॉइंट पर इसका और इसका सम क्या होगा? वो शो करेगा। इसकी वजह से क्या होता है ना, इसे मान लीजिए कि जो आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या था कि यंग्स ने एक कोहेरेंट सोर्स दिया था, यंग्स ने एक कोहेरेंट सोर्स दिया था, बोला ये लाइट है, और उसने क्या किया? दो स्लिट बना दिए थे। अगर दो स्लिट बनाएंगे और कोहेरेंट सोर्स मतलब होता है कि अगर दो बीम ऑफ लाइट जा रही है तो दोनों लाइट का जो फेज होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा? सेम। फेज मतलब समझे ना कि जो ऊपर एक साथ जा रहा है और नीचे एक साथ आ रहा है, ठीक है ना? अब देखिए कि यहां पर एक वेव गया, यहां पर एक वेव गया, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कोहेरेंट ही होंगे, S1 और S2, ये दोनों क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे। अब यहां पर आपने एक स्क्रीन एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। यहां पर आपने एक स्क्रीन एडजस्ट कर दिया है, सॉरी, चलिए एक यहां पे उन्होंने एक स्क्रीन एडजस्ट कर दिया था,
और इस स्क्रीन पे क्या होता है कि मान लेते हैं किसी एक ही डिस्टेंस है, पाथ की लंबाई अगर बराबर हो तो ऑब्वियस सी बात है जब पाथ की लंबाई बराबर होगा तो वो क्या होगा, एक साथ ही बढ़ रहा है और एक साथ ही घट रहा है। तो जब लास्ट में देखा जाएगा तो वो क्या मिलेंगे, दोनों किस में मिलेंगे, सेम फेज में मिलेंगे। ठीक है ना, इसका फेज और इसका फेज सेम है। तो अगर सेम फेज में होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा और यहाँ पे हमको एक ब्राइट लाइट मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन उसी से कुछ दूरी पर जब पाथ लेंथ बदलेगा, देखो यहां केस में इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो ये पाथ, और इसके लिए देखा जाए तो ये पाथ, अब ये दोनों पाथ सिंपल सी बात है बराबर नहीं है, जितनी इसकी लंबाई कम है इसकी लंबाई ज्यादा है। अब समझना, अगर पाथ डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है फेज भी डिफरेंस होगा, और अगर फेज डिफरेंस होगा तो यहां कुछ दूर पर लाइट, कहीं पे ब्राइट मिलेगा, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क। इस तरह का हमको क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और बेसिकली जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था इसमें इंटरफेरोमीटर ही इस्तेमाल किया गया था। इंटरफेरोमीटर जो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सके, उसको मेजर कर सके, ठीक है ना, उसके फ्रिंज को मेजर कर सके। ठीक है ना, ये चीज तुम्हें कहां इंटरफेरोमीटर में होता है, तो इंटरफेरोमीटर का ही इस्तेमाल किया गया था। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, बेसिकली ये गलती था फिजिक्स की, एक सबसे गलत एक्सपेरिमेंट जो बहुत फेमस हुआ था वो एक्सपेरिमेंट था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और उसके साथ ये है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट गलत था फिर भी ये लोग अवॉर्डेड हुए थे। क्यों? क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट गलत होकर के भी फिजिक्स की एक ऐसी बात को बता दिया जो इसके पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है ना, तो कुछ चीजें करने से, गलत होने से कुछ चीजें सही हो जाती हैं, इसीलिए करना इंपॉर्टेंट है। गलत या सही तो वो अपने आप आगे होंगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग, भाई सिंपल सी बात है, दो वेव है तो दोनों वेव का अगर पाथ डिफरेंस होगा तो पॉसिबिलिटी है कि उनका फेस, देखो जरूरी नहीं कि फेस डिफरेंस हो, लेकिन कुछ दूरी पे फेस सेम होगा, फिर कुछ दूर पे डिफरेंस होगा। देखो जैसे जैसे हम और ऊपर गए तो पाथ की लंबाई कुछ और हुई, तो क्या पता कि इस पाथ पर, इस वाले जहां पे मिल रहे हैं वहां पर फेस डिफरेंस ना हो, इस पॉइंट पर फेस डिफरेंस मिल जाए, इस पॉइंट पर फेस डिफरेंस ना हो। तो जिस पॉइंट पर फेस डिफरेंस होगा उस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा, और जहां पर फेस डिफरेंस नहीं होगा वहां हमको क्या मिलेगा, लाइट फ्रिंज मिलेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और यहीं पे इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल भी हुआ था। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आते हैं माइकल्स। देखिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो यही था, पहली बात, जिस ईथर को इंट्रोड्यूस किया था किसने, बहुत सारे फिजिसिस्ट ने, जैसे एक हेजिन ही थे, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था ईथर को, और बहुत सारे फिजिसिस्ट बोलते थे कि ईथर है ईथर है ईथर है, चढ़ा दिए मॉर्ले माइकलसन को। लेकिन क्या होता है, मॉर्ले माइकलसन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें इस बात को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई सही में ईथर है या नहीं है। ईथर अगर है तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए आप एम देख सकते हैं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपोथेटिकल ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर, ईथर एक ही चीज है, मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई है, ईथर, एथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये तीनों एक ही चीज है। और ये तीनों के रिस्पेक्ट में अर्थ की क्या वेलोसिटी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसका थ्योरी साफ साफ मैं अभी जस्ट पहले बता रखा हूं। इसकी थ्योरी में क्या आपने देखा है कि अगर पाथ डिफरेंस बराबर हुआ, अगर ये दोनों का पाथ बराबर है तो क्या मिलेगा आपको, दोनों का पाथ अगर सेम है तो ये फेज सेम होगा और यहां पर एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस, देखिए यहां पे पाथ डिफरेंस मिल रहा है, अगर पाथ डिफरेंस हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपोजिट फेज में आ जाए, अपोजिट फेज में आ गए तो वहां डार्क मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा, और अगर सेम फेज में आ गए तो लाइट फ्रिंज मिलेगा। लेकिन पैटर्न तो हम लोग को इंटरफेरेंस वाला पैटर्न मिलेगा, मतलब एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, ऐसा हम लोग को क्या मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा। ये पैटर्न अगर तुम्हें देखना है तो सिंपली आप क्या करिए, चादर ओढ़िए और बल्ब को देखिए, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा।
हालांकि ये पैटर्न थोड़ा सा डिफ्रैक्शन की तरह से है, लेकिन वो पैटर्न दिखाई देगा और वो भी बताता है कि लाइट एक वेव है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद की बात, यानी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।